हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे साठोत्तरी कविता आंदोलन। कल जो है हमने प्रयोगवाद में जो कुछ महत्वपूर्ण कवि रह गए थे उनको और उनकी रचनाओं का अध्ययन किया था। अगर किसी ने मेरी कल की क्लास नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे जाके कल की क्लास जरूर देख लीजिएगा। और आज हम बात करेंगे साठोत्तरी कविता आंदोलन। तो जितने भी लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम जुड़े हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि उनकी भी सहायता होती रहे। ठीक है, और चलिए देर ना करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं साठोत्तरी कविता आंदोलन से। देखिएगा, इसमें जो सबसे पहला पॉइंट दिया है वो है 7वें दशक के आरंभ से 7 कवियों का एक काव्य संग्रह इलाहाबाद से विद्रोही पीढ़ी नाम से प्रकाशित हुआ। कहते हैं 7वें दशक के आरंभ में क्या हुआ था, 7 कवियों का एक काव्य संग्रह था जो कि इलाहाबाद से विद्रोही पीढ़ी नाम से प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? 7वें दशक के आरंभ में। कितने कवि थे? 7 कवि थे। उनका एक काव्य संग्रह था जो कि इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ था और किस नाम से हुआ था? विद्रोही पीढ़ी नाम से। सेकंड पॉइंट है, सन 1963 ईस्वी में जगदीश चतुर्वेदी के संपादन में 14 कवियों का, कितने कवि थे? तो 14 कवि, 14 कवियों का काव्य संग्रह प्रारंभ शीर्षक से प्रकाशित हुआ। जो 1963 की जब हम बात करते हैं तो 1963 में जो है जगदीश चतुर्वेदी जी आते हैं, एक लेखक हैं जगदीश चतुर्वेदी। इनके संपादन में 14 कवियों का एक काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ था जिसका नाम था प्रारंभ। प्रारंभ शीर्षक से प्रकाशित हुआ था एक काव्य संग्रह जिसमें जो है 14 कवि शामिल थे और इसका संपादन किसने किया था? जगदीश चतुर्वेदी ने किया था 1963 ईस्वी में। आगे कहते हैं जिसमें, किसमें, यानी कि प्रारंभ, जो प्रारंभ नाम से एक काव्य संग्रह प्रकाशित हुई थी उसमें अभिनय काव्य की स्थापना का दावा किया गया है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न बन सकता है वो कौन सा काव्य संग्रह है जिसमें अभिनव काव्य की स्थापना का दावा किया गया है? तो वो काव्य संग्रह है प्रारंभ, जिसकी स्थापना किसने की? जगदीश चतुर्वेदी ने की थी। ठीक है, याद रखिएगा। आगे कहते हैं, अगला पॉइंट है कि प्रारंभ में संकलित 14 कवि निम्न हैं। अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि जो प्रारंभ शीर्षक था इसमें 14 कवियों का संपादन किया गया था जगदीश चतुर्वेदी के द्वारा 1963 में। तो वो 14 कवि कौन कौन थे ये प्रश्न बनता है। तो चलिए उन 14 कवियों के नाम हम देखते हैं। सबसे पहले आते हैं जगदीश चतुर्वेदी जी, जिन्होंने किया था, सबसे पहले उन्होंने अपना ही नाम रखा। फिर है कैलाश वाजपेयी, नरेंद्र धीर, राजकमल चौधरी, केशु, ममता अग्रवाल, श्याम परमार, विष्णु चंद्र शर्मा, श्याम मोहन श्रीवास्तव, मनमोहिनी, रमेश गौड़, राजीव सक्सेना, स्नेहमयी चौधरी और नर्मदा प्रसाद त्रिपाठी। ये 14 कवि थे जो प्रारंभ काव्य संग्रह में संकलित थे। यही 14 कवि इसमें संकलित थे। अब इन 14 कवियों को याद कैसे करेंगे? तो थोड़ा सा नाम तो आगे पीछे होगा पर एक मैं स्टोरी सुनाती हूँ। इस स्टोरी की सहायता से आपको इनके सारे नाम याद हो जाएंगे, वो 14 कवि कौन कौन से थे। तो चलिए स्टोरी सुनिएगा। स्टोरी है कि राजीव से हो जाएगा राजीव सक्सेना। और अगर आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठे हैं तो लिख भी लीजिए क्योंकि बाद में भूल जाती हैं चीजें। तो एक थे राजीव। कहते हैं कि जो राजीव थे, राजीव को विष्णु की बेटी ममता से स्नेह हो गया। ध्यान दीजिएगा मैं जो बोल रही हूँ और नाम कहाँ पे रख रही हूँ। ठीक है, राजीव को विष्णु की बेटी ममता से स्नेह हो गया। जब स्नेह हो गया तो वो कहते हैं, फिर वो क्या कहते हैं कि चलो, अपने जिससे वो प्रेम करते हैं उससे कहते हैं चलो। कहाँ चलने को कहते हैं? कहते हैं कि चलो नर्मदा। कहाँ पे चलो? चलो नर्मदा नदी के पास, जहां पर श्याम से हो जाएगा श्याम मोहन श्रीवास्तव और श्याम परमार, दोनों हो जाएंगे। जहां पर श्याम का क्या है? जहां पर श्याम का मंदिर है। कहते हैं चलो नर्मदा नदी के पास जहां पर श्याम का मंदिर है। और जाने के बाद जब वहां मतलब दोनों लोग जाते हैं साथ में, वहां जाने के बाद ममता जो है वो क्या कहती है? ममता कहती है बड़ा मनमोहक है, यहाँ का जो दृश्य वो तो बड़ा मनमोहक है। मनमोहक से मनमोहिनी, याद हो गया। वहां का दृश्य तो बड़ा मनमोहक है।
कैलाश पर, और वहीं पे कैलाश पर कमल भी खिला है। मानो कैलाश पर, कैलाश से हो जाएगा कैलाश वाजपेयी, ठीक है। तो कहते हैं मानो कैलाश पर कमल खिला हो, कमल से हो जाएगा राजकमल चौधरी। मानो कैलाश पर कमल खिला हो, कुछ देर उसका भाई, ठीक है। क्या होता है, ये सारी बातें हो रही हैं तभी कुछ देर में क्या होता है, उसका भाई जो रमेश है, उसका भाई रमेश देखता है। कुछ देर तक उसका भाई रमेश ये सारी चीजें देख रहा है छिप के। फिर वो क्या करता है, रमेश देखता है और जाके किसको बताता है, तो जाके नरेंद्र को बताता है। जाके नरेंद्र को बताता है और कहता है तुम बड़े चतुर हो, तुमको क्या लगता है तुम बहुत चतुर हो, तुम बहुत जो चतुर बन रहे हो, अभी हम तुम पे क्या कर देंगे, अभी हम तुम पे केस कर देंगे। केस से क्या हो जाएगा, केशु हो जाएगा। अभी हम तुम पे केस कर देंगे, जो तुम बहुत चतुर बन रहे हो। क्या चतुर से क्या हो जाएगा, चतुर से चतुर्वेदी हो जाएगा। और कहते हैं तुम जो बहुत चतुर बन रहे हो और तुमको चतुर जो तो अपने आप को दिखा रहे हो ना, तो अभी हम तुम पर क्या कर देंगे, केस कर देंगे। क्यों केस करने की बात करते हैं, क्योंकि उनका बेटा जो है वहां पर किसी लड़की के साथ घूम रहा है। समझ में आया, फिर से सुनिएगा। राजीव से पकड़ेंगे। राजीव को विष्णु की बेटी ममता से स्नेह हो जाता है, स्नेह से स्नेहमयी चौधरी हो गई। उसके बाद वो कहते हैं कि चलो नर्मदा नदी के पास चलते हैं जहां पर श्याम का मंदिर है। तो नर्मदा से नर्मदा प्रसाद त्रिपाठी, श्याम से श्याम मोहन श्रीवास्तव और श्याम परमार दोनों हो गए। तो ये कहते हैं चलो नर्मदा नदी के पास चलते हैं जहां श्याम का मंदिर है। फिर ममता वहां पे जाती हैं और जब वहां का दृश्य देखती हैं तो उन कहती हैं यहाँ का दृश्य तो बड़ा मनमोहक है, मन को मोहने वाला दृश्य है, मानो कैलाश पर कमल खिला हो। ऐसा लग रहा है कि मानो कैलाश पर कमल खिला हो। अब ये सारी चीजें वो वहां पे हो रही हैं, तभी जो है रमेश जो है वो ये सारी चीजों क्या करता है, रमेश जो है उसका दूसरा भाई है, कमला का भाई, ममता का भाई है रमेश ये सारी चीजें देखता है और क्या करता है, ये सारी चीजें देखने के बाद जो है वो किसके पास जाता है, वो नरेंद्र के पास जाता है। किसके पास जाता है, नरेंद्र के पास जाता है और नरेंद्र से कहता है तुम खुद को बड़े चतुर समझते हो, अभी हम तुम पर केस कर देंगे। खुद को तुम बहुत चतुर समझते हो, चतुर से चतुर्वेदी हो गया जगदीश चतुर्वेदी, और अगर बहुत चतुर समझते हो तो तुम पर केस कर देंगे, केस से हो जाएगा केसु। तो सारे जितने भी लेखक हैं इस ट्रिक से जो है आपको सारे लेखक कनेक्ट हो गए होंगे। आप इस ट्रिक को 1 से 2 बार पढ़िएगा और लेखक को सामने रखिएगा, तभी चीजें अच्छे से याद रहेंगी। आगे बढ़ते हैं। जगदीश चतुर्वेदी ने सन 1964 ईस्वी में डॉक्टर इंद्रनाथ मदान एवं रमेश कुंतल मेघ द्वारा संपादित अभिव्यक्ति में अभिनव काव्य को एक नया नाम एंटी पोएट्री या आकविता दिया। कहते हैं जो जगदीश चतुर्वेदी जी थे, इन्होंने सन 1964 ईस्वी में 64 ईस्वी में इंद्रनाथ मदान एवं रमेश कुंतल मेघ दो लोगों की बात हो रही है। 64 में जगदीश चतुर्वेदी क्या करते हैं, इंद्रनाथ मदान और रमेश कुंतल मेघ द्वारा संपादित अभिव्यक्ति में अभिनव काव्य को एक नया नाम एंटी पोएट्री या आकविता कहा। एंटी पोएट्री का ही नाम आकविता है। तो ध्यान रखिएगा जो जगदीश चतुर्वेदी थे, इन्होंने 1963 में जो है प्रारंभ शीर्षक से एक काव्य संग्रह प्रकाशित किया था, प्रारंभ शीर्षक से, जिसमें 14 कवियों का संपादन किया था। ठीक है, ये अभी आपने पढ़ा है, वो 14 कवि कौन थे। उसके बाद 1 साल बाद क्या होता है, जगदीश चतुर्वेदी जो है वो 1964 में क्या करते हैं, इंद्रनाथ मदान और रमेश कुंतल मेघ इन दोनों के द्वारा संपादित अभिव्यक्ति में, तो याद रखिएगा इंद्रनाथ मदान और रमेश कुंतल द्वारा संपादित है अभिव्यक्ति, तो कहते हैं इन दोनों के द्वारा संपादित अभिव्यक्ति में अभिनव काव्य को इन्होंने एक नया नाम एंटी पोएट्री या आकविता दिया। यानी कि आकविता नाम किसने दिया, जगदीश चतुर्वेदी ने दिया। ध्यान रखिएगा आकविता नाम किसने दिया, यहाँ पे लिखा है ना, एंटी पोएट्री या आकविता दिया था अभिनव काव्य को एक नया नाम एंटी पोएट्री या आकविता दिया था, तो ये जगदीश चतुर्वेदी ने दिया था। आगे कहते हैं सन 1965 ईस्वी में श्याम परमार ने आकविता पत्रिका का प्रवर्तन किया। अब देखिए आकविता नाम किसने दिया, तो आप बताएंगे जगदीश चतुर्वेदी ने नाम दिया था। लेकिन आगे कहते हैं 1 साल बाद 1965 ईस्वी में श्याम परमार ने आकविता पत्रिका का प्रवर्तन किया। श्याम परमार ही आकविता आंदोलन के प्रवर्तक हैं।
नाम दिया था जगदीश चतुर्वेदी ने, लेकिन आ कविता पत्रिका का प्रवर्तन किया था 1965 में श्याम परमार ने। इसलिए इस कविता आंदोलन के प्रवर्तक कौन कहे जाएंगे? श्याम परमार कहे जाएंगे। बस याद रखना, ये नाम जो है जगदीश चतुर्वेदी ने दिया था, लेकिन इसके प्रवर्तक कौन कहलाते हैं? श्याम परमार कहलाते हैं। तो 63 में क्या हुआ था? 14 कवियों का एक काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ था प्रारंभ शीर्षक से 63 में। और 64 में जो था अभिनव काव्य को एक नया नाम एंट्री पोएट्री या आ कविता दिया जगदीश चतुर्वेदी ने। 65 में क्या हुआ? 65 में श्याम परमार ने आ कविता पत्रिका का प्रवर्तन किया। एक पत्रिका है जिसका नाम है आ कविता, इसका प्रवर्तन किया था श्याम परमार ने। इस वजह से इनको आ कविता आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। ये इतनी लाइन क्लियर हो गई। आगे कहते हैं, देखिए यहाँ पे जो है ना पॉइंट बहुत छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत टफ हैं, सब घौंच पौच हो जाता है, लेकिन आराम से पढ़िएगा तो सारे पॉइंट्स आपके क्लियर होते चलेंगे। आगे कहते हैं, श्याम परमार ने आ कविता को निषेध काव्य से अलग मानते हुए लिखा है, यह अंतर विरोधों की अन्वेषक, विभाजित व्यक्तित्व की शोधक और परिपक्व निर्वैयक्तिकता की द्योतक है। क्या कहते हैं? श्याम परमार ने आ कविता को निषेध काव्य से अलग मानते हुए लिखा है। जो श्याम परमार हैं, इन्होंने आ कविता को निषेध काव्य से अलग मानकर क्या लिखते हैं? कहते हैं कि यह कविता जो है यह अंतर विरोधों की अन्वेषक, विभाजित व्यक्तित्व की शोधक और परिपक्व निर्वैयक्तिकता की द्योतक है। ये श्याम परमार का कहना है। आगे कहते हैं, सन 1973 ईस्वी में जगदीश चतुर्वेदी ने 11 कवियों का एक नया काव्य संकलन निधेश शीर्षक से प्रकाशित कराया। अब देखिएगा, अभी जब हम देख रहे थे कब 1963 में इन्होंने 14 कवियों का काव्य संग्रह प्रारंभ शीर्षक से प्रकाशित कराया था। अब जो है 10 साल बाद यानी कि 1973 में 10 साल बाद 1973 में इन्होंने क्या किया? 11 कवियों का, तब 14 कवि थे, फिर 73 में 10 साल बाद क्या होगा? 11 कवियों का एक नया काव्य संकलन जो है निधेश शीर्षक से प्रकाशित कराया। याद रखिएगा, पहला जो था वो प्रारंभ शीर्षक था और दूसरा था निधेश शीर्षक। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। आगे कहते हैं, अस्वीकृत कविता की स्थापना श्रीराम शुक्ल ने उत्कर्ष जुलाई 1969 के माध्यम से की। तो अस्वीकृत कविता की स्थापना किसने की? श्रीराम शुक्ल ने की। इनको कैसे याद करेंगे? देखिएगा, याद कर सकते हैं, जो श्रीराम जी हैं उन्होंने सीता जी को अस्वीकार किया था। जब बाद में वो वहां से वापस आ गए थे, लंका से सीता जी को लेके आ गए थे, तो जब अयोध्या पहुंचे थे तो वहां पे एक धोबी के कहे जाने पर उन्होंने क्या कर दिया था? परित्याग कर दिया था सीता जी का। सीता जी को स्वीकार नहीं किया था, अस्वीकार किया था। ठीक है, स्वीकार नहीं किया था, अस्वीकार किया था श्री राम जी ने। तो याद हो जाएगा कि इन्होंने जो है सीता जी को स्वीकार नहीं किया था। किसने? राम जी ने। तो याद हो जाएगा, अस्वीकृत कविता की स्थापना किसने की? श्री राम शुक्ल ने की। ठीक है, अस्वीकार किसने किया? राम जी ने किया था। आगे देखते हैं, बीट जनरेशन की स्थापना सन 1952 ईस्वी में अमेरिका में हुई। इसके प्रवर्तक जैन केरुआक एवं एलन गिन्सबर्ग थे। क्या कहते हैं? जो बीट जनरेशन है इसकी स्थापना सर्वप्रथम सन 1952 ईस्वी में अमेरिका में हुई थी। तो बीट जनरेशन की स्थापना कब हुई थी? 1952 में हुई थी और अमेरिका में हुई थी। इसके प्रवर्तक कौन थे बीट जनरेशन के? तो इसके प्रवर्तक थे जैक केरुआक एवं एलन गिन्सबर्ग। ये दो बीट जनरेशन के प्रवर्तक, प्रश्न बन सकता है, अंडरलाइन कीजिएगा। बीट जनरेशन के प्रवर्तक कौन थे? जैक केरुआक और एलन गिन्सबर्ग थे। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1952 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। ध्यान रखिएगा। और कहाँ पे हुई थी? अमेरिका में हुई थी। आगे देखते हैं, गिन्सबर्ग की एक महत्वपूर्ण काव्यकृति हाउल का प्रकाशन सन 1954 ईस्वी में हुआ। कहते हैं जो गिन्सबर्ग थे, जो कि बीट जनरेशन के प्रवर्तक माने जाते हैं, इनकी एक महत्वपूर्ण रचना थी हाउल, और इसका प्रकाशन इन्होंने कब किया था? 1954 में किया था। याद रखिएगा, 52 में बीट जनरेशन की स्थापना की थी, ये इसके प्रवर्तक हैं। और उसके बाद जो यानी कि उसके 2 साल बाद जो है इनकी एक रचना थी हाउल, इसका प्रकाशन इन्होंने 2 साल बाद किया था 1954 ईस्वी में। आगे कहते हैं, हिंदी में बीट पीढ़ी बंगाल की भूखी पीढ़ी के माध्यम से आया।
कहते हैं हिंदी में जो बीट पीढ़ी आई है ये बंगाल की भूखी पीढ़ी के माध्यम से आया। हिंदी में बीट पीढ़ी का प्रवर्तक राजकमल चौधरी को माना जाता है। याद रखिएगा, हिंदी में अगर बीट पीढ़ी का प्रवर्तक की बात करें तो वो माना जाता है राजकमल चौधरी को। और बीट पीढ़ी आई कहाँ से थी? तो बंगाल की भूखी पीढ़ी के माध्यम से बीट पीढ़ी आई थी। तो कह सकते हैं बंगाल की भूखी पीढ़ी बीट पीढ़ी, बंगाल की भूखी पीढ़ी को ही बीट पीढ़ी कहते हैं। ऐसा किसने बताया? राजकमल चौधरी ने बताया। याद हो जाएगा, बंगाल की जो भूखी पीढ़ी है उसी को हिंदी में हम बीट पीढ़ी कहते हैं। ऐसा किसने बताया? राजकमल चौधरी ने बताया। अगला पॉइंट है युयुत्सावादी कविता आंदोलन का प्रवर्तन सलभ श्री राम सिंह ने सन 1965 में कलकत्ता से प्रकाशित युयुत्सा पत्रिका से किया। क्या कह रहे हैं? एक कविता है युयुत्सावादी कविता, इसका जो आंदोलन है इसके प्रवर्तक कौन थे? युयुत्सावादी कविता आंदोलन के प्रवर्तक जो थे वो थे सलभ श्री राम सिंह। इन्होंने 1965 में कलकत्ता से इसको प्रकाशित कराया। और किस पत्रिका में? युयुत्सा पत्रिका में। वही पत्रिका है, इसी नाम से एक पत्रिका है युयुत्सा पत्रिका, जिसका प्रकाशन कलकत्ता से हुआ था। और इस कविता आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो सलभ श्री राम सिंह थे। याद हो जाएगा। आगे कहते हैं नव प्रगतिशील काव्य आंदोलन का प्रवर्तक नवल किशोर ने किया। किसने? नव प्रगतिशील काव्य आंदोलन का प्रवर्तक किसने किया? नवल किशोर। तो नव कनेक्ट हो गया ना, ये देखिए इधर से नवल किशोर है तो यहाँ से हो गया और इधर भी नव आया है तो नव दोनों कनेक्ट हो गया ना, नवल किशोर और नव प्रगतिशील। और युयुत्सा में बना लीजिए, युयुत्सा लिखा है ना, यहाँ पे बना लीजिए उत्साह। उत्साह जो होती है वो बड़ी सुलभ होती है। उत्साह जो होती है, उत्साह बड़ी सुलभ होती है। सुलभ को सलभ कर लीजिए, युयुत्सा को उत्साह कर लीजिए, ये भी कनेक्ट हो जाएगा आसानी से। याद हो जाएगा कि इसके प्रवर्तक कौन थे। नेक्स्ट पॉइंट है सन 1968 ईस्वी में डॉक्टर रणजीत ने 8 कवियों की रचनाओं का संकलन प्रतिश्रुत पीढ़ी शीर्षक से प्रकाशित करवाया। कहते हैं 1968 में रणजीत ने 8 कवियों का, एक हमने पढ़ा जगदीश चतुर्वेदी ने 1963 में 14 कवियों का कराया था प्रारंभ शीर्षक से। फिर दूसरा हमने देखा 10 साल बाद यानी कि 1973 में जगदीश चतुर्वेदी ने 11 कवियों का संकलन कराया था निषेध शीर्षक से। अब यहाँ पे देख रहे हैं 1968 में रणजीत जी ने, डॉक्टर रणजीत ने 8 कवियों का, तो 8 कवि 68, तो 1968 में 8 कवियों की रचनाओं का संकलन किसने किया था? रणजीत ने किया था। और किस शीर्षक से हुआ था? प्रतिश्रुत पीढ़ी शीर्षक से। ध्यान रखिएगा नाम, प्रतिश्रुति पीढ़ी शीर्षक से। नेक्स्ट पॉइंट है आज की कविता आंदोलन का प्रवर्तन हरीश मदानी ने किया। आज की कविता आंदोलन का प्रवर्तन किसने किया था? तो हरीश मदानी ने किया था। कैसे याद रखेंगे? देखिए कह सकते हैं जो आज की कविताएं होती हैं वो हरे हरे मैदान में हो रही हैं। जो आज की कविताएं होती हैं वो कहाँ पे होती हैं? वो हरे हरे मैदानों में होती हैं। तो हरे हरे से हरीश और मैदान से मदानी हो जाएगा। एक तो आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं और दूसरा आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं कि जो आज की कविताएं होती हैं, देखिए एक होता है फीमेल वर्जन, एक होता है मेल वर्जन, ठीक है। तो फीमेल जो होती है उनको मादा कहते हैं और नर जो मेल होते हैं उनको नर कहा जाता है। तो आज की जो कविताएं होती हैं वो ज़्यादातर महिलाएं, आज की कविताओं में किसका बोलबाला है? महिलाओं का ज़्यादा है। याद रख सकते हैं। वैसे तो पुरुष प्रधान देश कहा जाता है, लेकिन याद करने के लिए हम किसको लाएंगे कि आज की जो कविताएं होती है ना उसमें महिलाएं ज़्यादा हैं। महिलाएं कविताएं करने में ज़्यादा है। पहले पुरुष थे लेकिन आजकल यूट्यूब वगैरह पे आप देखिए तो जब भी देखेंगे एक से एक कविता करने वाली लड़कियां आपको ज़्यादा दिखेंगी। तो कह सकते हैं ना आज की जो कविताएं हैं उसमें मादा लोग ज़्यादा हैं, उसमें मादाओं की जो संख्या है वो ज़्यादा रहती है। तो मादा से मदानी को कनेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो आज की कविताएं होती हैं वो हरे हरे मैदानों में होती हैं। तो हरे से हरीश और मैदान से मदानी कनेक्ट हो गया। आगे देखते हैं वाम कविता या प्रतिबद्ध कविता। वाम कविता को ही प्रतिबद्ध कविता भी कहा जाता है। तो कहते हैं वाम कविता या प्रतिबद्ध कविता आंदोलन का प्रवर्तन डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव ने किया। तो वाम कविता का प्रवर्तन जो है किसने किया था? परमानंद श्रीवास्तव ने। कैसे याद रखेंगे?
देखिए कहते हैं अगर हमारे सिर में दर्द होता है, सिर में दर्द होता है तो हम क्या लगाते हैं, बाम लगाते हैं। और जब बाम लगाते हैं तो हमें परम आनंद आता है, मतलब हमारा सिर दर्द ठीक होता है तो हमें आनंद की अनुभूति होती है। तो याद हो जाएगा ना वाम। अब सिर में दर्द हो रहा है तो वाम लगाएं, अब वाम लगाएं तो वाम लगाने से क्या हुआ, परम आनंद आया। तो वाम कविता के जो प्रवर्तक है वो कौन है, डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव जी हैं। कनेक्ट हो गया आसानी से। आगे देखते हैं सनातन सूर्योदय। सनातन सूर्योदय आंदोलन का प्रवर्तन वीरेंद्र कुमार जैन ने भारतीय पत्रिका के माध्यम से मार्च 1962 में किया। क्या कह रहे हैं, सनातन सूर्योदय आंदोलन के प्रवर्तक जो थे वो थे वीरेंद्र कुमार जैन, और इन्होंने भारतीय पत्रिका के माध्यम से मार्च 1962 में इसकी जो है शुरुआत की थी, सनातन सूर्योदय आंदोलन की। आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है सन 1967 में डॉक्टर रविंद्र भ्रमर द्वारा सहज कविता आंदोलन का प्रवर्तन किया गया। देखिए सहज कविता कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ पे है लेखक कौन है, रविंद्र भ्रमर है, समय क्या है 1967। देखिए अगर आपको कहीं भ्रमण करने जाना है, कहीं घूमने जाना है, तो अगर आप 2 लोग जाते हैं तो 2 लोग जाते हैं ना तो उतना मज़ा नहीं आता, वो मज़ा नहीं आता है अगर 2 लोग के साथ जा रहे हैं। लेकिन अगर आपकी फ्रेंड सर्कल है और कम से कम 6-7 लोग साथ में जा रहे हैं अगर भ्रमण करने, ठीक है, तो भ्रमण को भ्रमण बना लीजिए। कहते 6-7 लोग अगर भ्रमण करने जा रहे हैं तो वहाँ पे चीज़ें ना बहुत सहज हो जाती हैं, क्योंकि हमारे साथ सभी का सपोर्ट रहता है। और अकेले या 2 लोग अगर जाते हैं तो उतना मतलब वो चीज़ें नहीं हो पाती है। 2 लोगों में तो कपल्स ही जा सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे दोस्तों के साथ घूमने जाइए, दोस्तों में भी आप अपने अपने पार्टनर को लेके जाइए, फ्रेंड सर्कल बना लीजिए तो ज़्यादा मज़ा आता है। तो वैसे ही अगर जाएंगे तो वो चीज़ें वहाँ पे क्या होती हैं, चीज़ें सहज हो जाती हैं। तो याद कर लेंगे 6-7 लोगों के साथ, 6-7 लोगों के साथ अगर भ्रमण करना रहे तो बड़ा सहज होता है। 6-7 लोगों के साथ भ्रमण करना सहज होता है। अगर मान लिया आपको कहीं दूर जाना हो और आप 2 लोग जाएं तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर सारा ग्रुप रहेगा अपना ना तो वहाँ पे दिक्कत नहीं होती है। तो आसानी से याद हो जाएगा। सहज कविता जो है ये किसकी है, रविंद्र भ्रमर के प्रवर्तक हैं और 1967 में, ठीक है, इन्होंने किया था इसका प्रवर्तन। आगे देखिएगा, संचेतना पत्रिका के जून 1973 के विचार कविता विशेषांक के माध्यम से विचार कविता आंदोलन का प्रवर्तन हुआ। संचेतना के तत्कालीन संपादक डॉक्टर महीप सिंह और डॉक्टर नरेंद्र मोहन थे। तो याद रखिएगा, कहते हैं जो संचेतना पत्रिका है, इसके जो है संचेतना पत्रिका के जून 1973 के विचार कविता विशेषांक के माध्यम से विचार कविता आंदोलन का प्रवर्तन किया गया। किस कविता का, विचार कविता आंदोलन का प्रवर्तन किया गया। किस पत्रिका के माध्यम से, संचेतना पत्रिका के माध्यम से 1973 में। फिर आगे कहते हैं कि संचेतना के तत्कालीन संपादक कौन थे, डॉक्टर महीप सिंह और डॉक्टर नरेंद्र मोहन थे। तो याद रखिएगा, महीप और नरेंद्र मोहन जो है इसके प्रवर्तक थे और संचेतना पत्रिका के, और संचेतना पत्रिका से ही विचार कविता आंदोलन का प्रवर्तन हुआ था, इसी के माध्यम से। नेक्स्ट पॉइंट है, सांप्रतिक कविता आंदोलन का प्रवर्तन श्याम नारायण ने किया। क्या कह रहे हैं, सांप्रतिक कविता आंदोलन का प्रवर्तन किसने किया था, तो श्याम नारायण ने किया था सांप्रतिक कविता आंदोलन का प्रवर्तन। तो कैसे याद करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा है श्याम, यहाँ पे है शाम, तो श्याम शाम, श्याम शाम कनेक्ट हो रहा है ना, श्याम शाम, श्याम शाम, तो शाम तो याद हो जाएगा शाम यानी कि शाम, या फिर कह सकते हैं श्याम की आराधना शाम में करिए। पूजा करते हैं ना, सुबह शाम करते हैं दिया बाती ना, तो श्याम की जो आराधना करनी है वो शाम में कीजिए। तो शाम श्याम कनेक्ट हो जा रहा है। आगे देखिएगा, निर्दिशायामी कविता का प्रवर्तन सत्यदेव राजहंस ने किया। निर्दिशायामी कविता का प्रवर्तन किसने किया, सत्यदेव राजहंस ने किया, याद रखिएगा। आगे है ताजी कविता। ताजी कविता का प्रवर्तन लक्ष्मीकांत वर्मा ने किया। अब ताजी कविता का प्रवर्तन किसने किया, लक्ष्मीकांत। यहाँ पे लीजिएगा, लक्ष्मी मतलब पैसे, धन, समझ में आया। यहाँ पे लक्ष्मी को जोड़िएगा धन से। अब आप बैंक में जब जाते हैं पैसे निकालने के लिए तो क्या कहते हैं, भाई हमें जो नोट दीजिएगा थोड़ी ताजी ताजी नोट रहे। तो सबको ताजी लक्ष्मी ज़्यादा पसंद आती है, मतलब कड़ी कड़ी जो नोट आती है ना,
न्यू करेंसी, वो सबको ज़्यादा पसंद आती है। तो ताजी कविता किसकी हो गई? लक्ष्मीकांत वर्मा की हो गई। लक्ष्मी को यहाँ धन, पैसे, नोट से जो है कनेक्ट कीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। अगले हैं टटकी विचार, टटकी कविता, सॉरी, अगला नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है टटकी कविता। तो टटकी कविता का प्रवर्तन किसने किया था? रामवचन राय ने किया था। ठीक है, टटकी कविता का प्रवर्तन किसने किया था? रामवचन राय ने दिया था। ठीक है, आसानी से याद कर लीजिएगा। राम जी के वचन और राय, ठीक है, राम जी के जो वचन होते हैं और उनके जो राय होते हैं उस पे जो है लोग टटकी लगा के बैठे रहते हैं। टटकी लगाना मतलब कि एक टक उस चीज को देखना और उस पर अमल करना। तो राम जी के वचनों पर और उनके रायों पर हर कोई टटकी लगाए रहता है, यानी कि उन चीजों को बड़े ध्यान से सुनता है। ठीक है, ऐसे ही ध्यान, मतलब इस चीज को ऐसे ही आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है समकालीन कविता आंदोलन का प्रवर्तन डॉक्टर विश्वंभर नाथ उपाध्याय ने सन 1976 में अपनी पुस्तक समकालीन कविता की भूमिका के माध्यम से किया। क्या कह रहे हैं? जो विश्वंभर नाथ उपाध्याय हैं, इनकी एक पुस्तक है समकालीन कविता की भूमिका। इसी के माध्यम से इन्होंने समकालीन कविता आंदोलन का प्रवर्तन किया विश्वंभर नाथ शर्मा जी ने। और कब किया था? 1976 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। आगे कहते हैं कैप्सूल या सूत्र कविता। तो कैप्सूल या सूत्र कविता आंदोलन का प्रवर्तन जो है वो डॉक्टर ओमकार नाथ त्रिपाठी ने किया। अब इन्हें कैसे याद करेंगे? देखिए, ओमकार नाथ त्रिपाठी हैं। जो ओम है, ओम का उच्चारण करिए। लोग कहते हैं ना, सुबह सुबह ओम का उच्चारण करने से मन में पॉजिटिविटी आती है, निगेटिविटी खत्म होती है, मन को शांति मिलती है। जो कि किसका काम करती है? एक कैप्सूल का काम करती है। कहते हैं भाई एक सूत्र है, जैसे होता है ना, अगर कोई बीमारी होती है तो हम लोग कहते हैं ना भाई एक फॉर्मूला है, अगर आप उस ट्रिक को आजमाओ, उस सूत्र को अपनाओ तो आप जल्दी ठीक हो जाओगे। एक कैप्सूल है, जैसे कोई दवा होती है, एक मेडिसिन है मेरे पास, एक कैप्सूल है, अगर आप उसको ले सकते हैं तो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी या आपके अंदर शांति बनी रहेगी, बोलते हैं ना। तो ऐसे ही कहते हैं ओम, ओम का उच्चारण करने से मन में शांति आती है, जो कि ओम जो है एक कैप्सूल का काम करता है, जो कि एक सूत्र भी है। कैप्सूल, सूत्र, समझ में आ रहा है मैं क्यों इन शब्दों को कनेक्ट कर रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे ये इसके प्रवर्तक कौन है? ओमकार नाथ त्रिपाठी है। तो कह सकते हैं ओम का उच्चारण करना जो है, ओम जो है, ओम शब्द, ये क्या है? ये कैप्सूल का काम करता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, राम राम रटिए, भगवान श्री राम का जाप किया कीजिए, बोलते हैं ना, बहुत से लोग करते भी हैं। मन में शांति बनी रहती है, निगेटिविटी दूर होती है, पॉजिटिविटी आती है मन में। वैसे ही कहते हैं ओम का उच्चारण कीजिए, वो एक कैप्सूल का काम करता है। जैसे दवाएं हमारे बॉडी में, अगर हमारी तबीयत खराब होती है तो कैप्सूल लेते हैं, कोई मेडिसिन लेते हैं और हमारी बीमारी झट से दूर होती है। वैसे ही ओम का उच्चारण करने से, ओम का उच्चारण करना जो है वो कैप्सूल का एक काम करता है। ठीक है, और वह एक सूत्र भी है, आसानी से याद हो जाएगा। कैप्सूल या सूत्र कविता के प्रवर्तक कौन है? ओमकार नाथ त्रिपाठी जी। तो दोस्तों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको आज का ये सेशन पसंद आया है, चीज़ें याद हुई हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो पे एक लाइक तो कर दीजिएगा। और इसी के साथ मैं बार बार कह रही हूँ, 3-4 दिन से मैं ये न्यूज़ आपको दे रही हूँ, सूचना दे रही हूँ कि अगर आपको इस पुस्तक की क्विज करनी है पेज वाइज, अगर आप याद करना चाहते हैं, अगर आपकी अभी तक तैयारी नहीं हुई है इस पुस्तक से, तो आप क्या कर सकते हैं, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे जब आप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो सबसे ऊपर कॉर्नर पे जाएंगे, जहाँ पे एक डीपी लगी है उस ग्रुप की, उस पे जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे मेंबर वाले ऑप्शन पे जब आप देखेंगे तो वहाँ पे ऊपर मेरा नाम दिखेगा, प्रतिष्ठा। ठीक है, साइड में ऑनर भी लिखा होगा, आप उस पर क्लिक कीजिएगा, वहाँ पे मुझे मैसेज कीजिएगा। अगर आपको इसकी क्विज करनी होगी तो मैं बात कर रही हूँ, तो आप वहाँ से मुझे मैसेज कीजिएगा कि आपको जो है ग्रुप ज्वाइन करना है, इस पुस्तक की क्विज करनी है। तो वहाँ पे जो है मैंने एक छोटा सा अलग से ग्रुप बनाया है, जो कि पेड ग्रुप है। और जो पेड ग्रुप है उसके भी चार्ज बहुत कम है, अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कम है। और वो क्विज मैं खुद बनाती हूँ, इस वजह से थोड़ा टाइम लगता है, डेली मुझे बनाना भी पड़ता है। और फिर आप लोगों के लिए ही कर रही हूँ कि ताकि सबकी तैयारी अच्छी हो जाए। तो वो क्विज मेरे द्वारा ही बनाई जाती है, उसको आप कर सकते हैं। उसका जो उसमें जो अमाउंट जो मैंने रखा है वो 50 रुपये है, 1 महीने का 50 रुपये है। ठीक है,
बाकी उसमें और भी ऑफ़र हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप वहाँ पे जाके मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है, मैसेज करके बताएंगे, तो वहाँ का जो प्रोसेस है वो मैं आपको शेयर कर दूँगी। उसके बाद आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और उस ग्रुप में अगर मैं बात करूँ तो 3 दिन से वहाँ पे क्विज स्टार्ट हो चुकी है, 3 दिन हो चुका है। आज जो है चौथा दिन है। तो अगर आप लोग इच्छुक हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ लोगों ने वहाँ पे ज्वाइन भी किया है जिनकी तैयारी शुरू हो चुकी है, और अभी भी ज़्यादा टाइम नहीं गया है क्योंकि 2 से 3 दिन की ही क्लास हुई है। तो वहाँ पे अगर चीज़ें छूटती हुई हैं तो दोबारा रिवीजन भी हो जाएगा। तो जैसा भी आपका मन करे, क्योंकि अभी मैंने शुरुआत की है इसलिए मैं बार बार बता रही हूँ, ताकि जितने भी लोग इस जानकारी से वंचित रह गए हैं वो कम से कम जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो इस चीज़ का लाभ उठा सके। तो 2 महीना 3 महीना है, जम के तैयारी कर लीजिए। और 50 रुपये हुआ, 100 रुपये हुआ, आप बहुत सी चीज़ें बर्बाद करते हैं। कभी अभी पटाखे लेंगे, दिवाली है, पटाखे लेंगे, लोग 1000 1500 पता नहीं कितने कितने के पटाखे लेके आते हैं। और पढ़ाई अगर करते हैं 50 रुपये 100 रुपये में आपको क्विज मिल रही है, आपकी तैयारी बेहतर से बेहतरीन हो रही है, कह सकते हैं बेहतर से बेहतरीन हो रही है। तो आप उसको ज्वाइन कीजिए और अपनी पढ़ाई को और बेस्ट बनाइए, ताकि जो भी मौका आपको मिले ना उसमें आप लेकिन मत लगाइए, और इस आने वाले एग्ज़ाम को अपनी तैयारी से अच्छे नंबरों से जो है क्रैक कीजिए एग्ज़ाम, और एक अच्छी सी जॉब लीजिए। ठीक है, बस यही कहना है मेरा। और इसी के साथ जो है क्लास को भी यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगली क्लास जो है वो मेरी कल होगी शाम 6 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।